हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की यूनिट है जो हमने अलग से एक टॉपिक के रूप में नहीं पढ़ी है। ओवरऑल जितना भी हिस्ट्री पढ़ी है या जो भी मध्यकालीन प्रशासन या सामंती व्यवस्था है, मध्यकाल में जितने शासक हुए हैं अलग अलग, तो वहाँ से बहुत सारी चीजें हैं जो जुड़ के और एक टॉपिक बनता है उनसे मध्यकालीन प्रशासन और सामंती व्यवस्था। तो इसमें जो चीज़ें आएगी उसमें ऐसे हो सकता है कुछ ऐसे शब्द हो तत्कालीन जो भी ऐसे प्रशासन में जो अलग अलग पद रहते थे, या हम कह सकते हैं कि जो टैक्स की व्यवस्था थी, तो टैक्सेशन के अंतर्गत उनके जो वर्गीकरण है, अलग अलग प्रकार हैं, उन सारे शब्दों को जो इस टेस्ट में शामिल किया है। तो आज आज इस टेस्ट को आपको एज ए टेस्ट नहीं लेके और एज ए क्लास आपको इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना है। मैं प्रयास करूंगा कोई भी शब्द है जो ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो समझ में नहीं आता आपको। ऐसे कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो हमने अपने नोट्स में हो या ऐसा, तो जो मॉडल अपना जो टेस्ट पेपर नंबर 13 है इसको आप स्पेशली वापस से देखेंगे, और ख़ास तौर से रीट में तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से आपको इसका ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ अपने पास जो पेपर है उसमें पहला प्रश्न है, असत्य कथन आप नहीं है कहाँ है, मतलब कि वो कथन देखना आपको जो सत्य है। तो देखो पहला इसमें जो वाक्य दे रखा है वो दे रखा है, एक राजा का दूसरे राजा के साथ किया जाने वाला पत्र व्यवहार है वो रुक्का कहलाता था। ये बात है जो यहाँ लिखी हुई है। अब वो रुक्का नहीं कहलाता था, रुक्का के बजाय एक राजा द्वारा दूसरे जो शासक के साथ कोई भी पत्र व्यवहार होता था वो कहलाता था खरीदा। ये है जो अपने पिछली बार जब भी रीट की टेस्ट सीरीज चलाई थी हमने, तो उसमें प्रश्न दिया भी था मैंने, तो मुझे ध्यान में आ रहा है कि वो खरीदा शब्द होना चाहिए था, रुक्का नहीं होना चाहिए था। दूसरे में लिखा हुआ है, बादशाह की मौजूदगी में शहजादे द्वारा जारी किया गया शाही आदेश है वो मंसूर कहलाता था। एक कला भी है हमने देखा था, लेकिन यहाँ जो दूसरा कथन है वो बिल्कुल सच है, यानी कि वो असत्य कथन नहीं है, सत्य कथन है। तो यहाँ आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर कौन सा है, तो आंसर है वो सेकंड वाला ऑप्शन है। और इसको मैं थोड़ा सा जो बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि बाद में जब भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। पहला है उसका आंसर क्या था, जो एक दूसरे के साथ पत्र व्यवहार होता था उसको खरीदा कहा जाता है, ऐसा प्रश्न आ भी सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। मुगल बादशाह द्वारा अपने अधीनस्थ को जागीर प्रदान करने की लिखित स्वीकृति है वो वाक्य कहलाती थी। अब यहाँ पर भी ये जो लिखा हुआ है वाक्य, लिखा हुआ है वाक्य शब्द है जो वो नहीं है, वो सनद कहलाती थी। सनद रहे या ध्यान में रहे, तो उसको हम वाक्य के बजाय क्या कहते थे, सनद। हम का मतलब जो भी उस समय तत्कालीन ये शब्द जो प्रचलित था। राजा द्वारा अपने अधीनस्थ को जारी किया जाने वाला आदेश है वो फरमान, फरमान नहीं कहलाता था, परवाना कहलाता था। हमने एक जब भी सांगा को पढ़ रहे थे हम उस समय पाती परवन वो देखा भी था, उसी से मिलता जुलता शब्द है परवाना। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब पहला जो प्रश्न है वहां से हमने क्या क्या चीजें सीखी, देखो एक आपको पता हो चल गया है कि खरीदा, खरीदा किसे कहते हैं, एक राजा का दूसरे राजा के साथ किया जाने वाला पत्र व्यवहार। फिर दूसरे में मंसूर तो आपको याद रह गया, बादशाह है उसके बावजूद जो राजकुमार है, शहजादा मतलब वो जो बादशाह का बेटा ऐसे मान लेना, उसके द्वारा कोई आदेश जारी किया गया है और शाही है वो, तो उसको मंसूर कहते हैं। फिर जो मुगल बादशाह के द्वारा अधीनस्थ को कोई जागीर दी जा रही है तो वो कहलाती है सनद, ये आपको ध्यान रखना था। फिर जो आदेश दिए जाते हैं राजा द्वारा अपने अधीनस्थ को, वो फरमान के बजाय, हाँ फरमान शब्द है बिल्कुल कि उसने ये फरमान सुनाया, लेकिन राजा शब्द आ रहा है तो फिर आपको ये शब्द ध्यान रखना पड़ेगा, परवाना। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरा प्रश्न है अपना, मध्यकालीन शासन व्यवस्था में मारवाड़ में बापीदार और गैर बापीदार किसके प्रकार थे, तो ये काश्तकारों के प्रकार हैं। और इसका मतलब भी आप समझ लो, जैसे बापीदार है ना, जो एक तरीके से अपने बाप दादाओं की जमीन पर खेती बाड़ी कर रहे हैं, पैतृक जमीन पर खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो उनको हम कहेंगे बापीदार। और नई जो भूमि आवंटित हुई है वहां काम कर रहे हैं तो गैर बापीदार। इस तरह से आप समझ सकते हैं, और ये प्रकार किसके हैं, काश्तकार के हैं। तीसरा प्रश्न है, उच्च वर्ग के लोगों या विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी, यह भूमि क्या कहलाती थी, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो उसको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है उसको यहाँ मदद मिल रही है, अनुदान मदद मिल रहा है। तो यहाँ जो शब्द हैं देखो, शब्द उच्च वर्ग के या विद्वानों राजस्व भूमि अनुदान के रूप में, अनुदान के रूप में है ना, तो अनुदान के रूप में इसका मतलब अनुदान हो गया, यानी क्या हो गई, मदद। तो उसको क्या कहेंगे, मदद मास कहेंगे। तो जो चौथा ऑप्शन है तीसरे प्रश्न का वो इसमें सही उत्तर आ जाएगा। और नेक्स्ट है,
रानियों और राजा के निकट संबंधियों को अपनी जीविका चलाने व उनके सम्मान को बनाए रखने के लिए किस प्रकार की भूमि, तो यहाँ जो जीविका शब्द आ रहा है वो अब इसमें आंसर है। अब ये जीविका किन को दी जाती थी या भूमि, जीविका भूमि किन को मिलती थी? राजा रानी है, उनके निकट संबंधी हैं, भाई बहन है और भी रिलेटिव्स हैं। तो एक तो उनका ऐसा लगना चाहिए ना, सम्मान होना चाहिए कि भाई हाँ ये राजा के मतलब संबंधित हैं, और उनका जीवन भी तो चलाना है भाई, उनको भी तो खाना पीना और बाकी सब चीजें चाहिए। तो उनको जो जमीन दी जाती थी राजा द्वारा वो कहलाती थी जीविका, ये आपको याद रखना था। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, मुगल दरबार में राजा द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि जो वहां की गतिविधियों से निरंतर राजा को अवगत कराता रहता था वह क्या कहलाता था? यानी कि एक कोई व्यक्ति रहेगा और वो प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा और सारी जो चीजें हैं वो बताता रहेगा। और आज भी ऐसे होता है कि जो अवगत कराता रहता है न्यायाधीश को, मामले हैं जो देखता है, तो उसको क्या कहते हैं? वकील कहते हैं। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, असत्य विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर जैसे अमात्य अमात्य है, अमात्य का मतलब मुख्यमंत्री होता है, ये बिल्कुल सही बात है। बंदीपति का मतलब मुख्य भाट होता है, भाट भी जानते हैं आप कि वो जो पूरी प्रशंसा वगैरह सुनाते हैं। बीच का दिराज प्रधानमंत्री को नहीं कहते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो भैषज शब्द है, औषधि से रिलेटेड है। अब औषधि या दवाई देने का काम कौन करता है? पुराने समय में ये काम करते थे वैद्य, यानी कि जो राजकीय वैद्य हैं उसको बीसगादीराज कहा जाता था। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है तीसरा। और इसमें यहाँ इसकी जगह शब्द क्या आना चाहिए, तो वो भी मैंने लिख दिया है, आप अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं, बीसगाधीराज यानी वैद्य। बाकी संधि विग्रही है, संधि और युद्ध का मंत्री मंत्री होता है उसको संधि विग्रही कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजपूत सेना में पैदल सैनिक अधिक होते थे और इनका दल है वो क्या कहलाता था? प्यादे के रूप में उसको जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। हाँ, राजकीय सेना को अधिक कहा जाता था, ये आगे आ जाएगा, देखेंगे भी। दीवान के पद में सामान्यतः गैर राजपूत जाति के व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। दीवान को निम्न में से किस पदाधिकारी की नियुक्ति करने का अधिकार है जो नहीं होता था? एक इंपॉर्टेंट पद होता था फौजदार, और इसको इलेक्ट करने का अधिकार है वो है जो किसी भी दीवान को नहीं होता था। ये आपको याद रखना है। आमिल का मतलब छोटा मोटा न्यायाधीश मान सकते हैं। कोतवाल का मतलब जो जो भी पूरा नगर है उसकी रक्षा का काम देखता था, एक तरीके से चोर चुपों से बचाने का काम। हमने एक वो आपने वो सुनी भी होगी, वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका मतलब हो गया कोतवाल है जो उन चीजों से रक्षा करता है। और फौजदार वगैरह, आजकल फौजदारी मामले वो अलग हैं, बाकी फौजदार का मतलब हम जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है। न्याय व्यवस्था के बारे में विचार करें। न्याय और दंड का आधार प्राचीन धर्म शास्त्र थे। तो प्रश्न को देखते हैं, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अलग टाइप का प्रश्न है ये। हाँ, चारों को चेक करने के बाद हमें ये चेक करना है कि इसमें कौन सा है जो सत्य है या असत्य है। तो वापस से जाना पड़ेगा उधर हमें। पहला है, न्याय और दंड का आधार प्राचीन धर्मशास्त्र थे। ठीक बात है। प्राचीन साहित्यिक स्रोत बृहत कथा कोश व समराक्षा कहा से भी न्याय का वर्णन मिलता है। तो ये भी मुझे लग रहा है कि ठीक बात है, न्याय का वर्णन मिलता था। तो बृहत कोश कथा तो हम जानते ही हैं। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। देखो ऑप्शन क्या, अभी तो कथन है ये। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव था जहां न्याय का अधिकारी राम चौधरी या पटेल हुआ करता था। बिल्कुल ठीक है, ये चौधरी या पटेल, हमने ये जब भी पंचायती राज वाला टॉपिक देखा था वहां पर नाम आया था। परगनों में न्याय का काम है वो हाकिम या आमिल या हवलगिरी करता था, ये भी सही है। इसका मतलब हो गया कि आपका जो कूट है वो हो जाएगा ये वाला। चारों कथन है जो इसमें सही दे रखे हैं, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार वापस से देख लेना सभी चारों ऑप्शन। असत्य विकल्प का चयन करना है 10वें प्रश्न में। तो प्रत्येक किसान परिवार के प्रत्येक सदस्य से 1 रुपए की दर से वसूला जाने वाला कर है वो अंगा कर या अंग लाभ उसको कहा जाता था, ये बिल्कुल सही है। हमें तो असत्य चाहिए। राज्याभिषेक, जन्मदिन, त्योहारों के अवसर पर लगने वाले दरबार के समय सामंतों, जागीरदारों, मुत्सद्दी अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली भेंट को क्या कहा जाता था? नजराना, बिल्कुल सही है। और नजराना है जो मूवी भी है, जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि ये है जो राजस्थान की मतलब पहली मूवी। और पशुओं की बिक्री पर लिया जाने वाला कर है जो लाटा कहलाता था। लाटा कुत्ता जो अलग है, पशुओं की बिक्री पर जो कर कहलाता था वो कहलाता था सिंगोटी। सिंगोटी, ये आपको नोट कर लेना है। अभी पशुओं की बिक्री के ऊपर जो टैक्स लगता था उसको क्या कहा जाता था? सिंगोटी। अपने गांव में आज भी ये सब यूज किया जाता है। कोई पशु है उसका नाक नक्श अच्छा है, नाक नक्श का मतलब मतलब थोड़ा ठीक है दिखने में, तो उसकी सिंगोटी अच्छी, ऐसे कहते हैं।
खेत में खड़ी फसल का अनुमान लगाकर भूस्वामी अपना हिस्सा तय कर देते थे, जिसे कूता कहते थे। तो यहाँ कूता को भी आप समझ सकते हैं ऐसे। अपने यहाँ पर गाँव में इस तरह से ये शब्द है जो यूज किया जाता है, कूटना। कूटना का मतलब हो गया एक तरीके से अनुमान लगाना। तो पहले ऐसे ही होता था, जैसे फसल बढ़िया है, अब राजा के सैनिक या जो भी टैक्स वसूलने वाले हैं वो चले गए वहां पर, और खेत में जो फसल है उसको देख के उन्होंने कह दिया कि 100 क्विंटल हो जाएगा, 50 क्विंटल हो जाएगा, 200 क्विंटल हो जाएगा अनाज, और इसमें से आधा हमें चाहिए। और उस जो टैक्स का जो नाम होता था वो अपना हिस्सा तय कर लेते थे, उसको कुत्ता कहते थे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भूमि के उर्वरा व पैदावार के आधार पर जब बीघे पर लगे कर से, तो नाम से पता चल रहा है भाई, बीघे बीघे पर लगा टैक्स है तो वो हो जाएगा बिघोड़ी। कहाँ कहा जाता था? मारवाड़ और बीकानेर में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सेना का दूसरा प्रमुख अंग घुड़सवार था। जी, किस राज्य में घुड़सवार सेना? माधव रिसाला और राज्य माधव रिसाला है जो कोटा में थी, और बीकानेर में हमने सेना पढ़ी थी कौन सी रिसाला? गंगा रिसाला। तो वो भी आपको याद रखनी थी। और नेक्स्ट है, ग्राम प्रशासन के बारे में कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? सत्य नहीं है मतलब असत्य कथन आपको चाहिए। तो पहला है, ग्राम पंचायत ग्राम के न्याय झगड़े निपटाना, धार्मिक सामाजिक काम करवाती है, बिल्कुल ठीक है। जाति संबंधी समस्याओं का समाधान जाति पंचायत करती है, भी ठीक है। और गांव में प्रशासनिक स्तर पर स्थायी रूप से स्थानीय जो पटवारी है, स्थानीय अधिकारी हैं, वो पटवारी होता है। प्रशासनिक स्तर पर स्थायी रूप से उस समय का मतलब हो गया जब भी हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन की, तो पटवारी नहीं होता था। पटवारी की जगह है जो सबसे स्थानीय अधिकारी, या जो अभी हम पढ़ के आए हैं चौधरी होता था, या फिर चौधरी को और क्या कहा जाता था? पटेल कहा जाता था, चौधरी या पटेल। तो ये शब्द अगर होता तो यहाँ पर हम सही मान लेते हैं, पटवारी है जो गलत शब्द दे रखा है। यानी असत्य कथन कौन सा हो गया? तीसरा हो गया। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हो गया, पंचायतों के निर्णय की अपील परगना पदाधिकारी, दीवान व शासक के पास की जा सकती थी। आज भी यही सिस्टम है, उस समय भी ये था। तो बाकी तीन सत्य है, तीसरा ऑप्शन है वो असत्य है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? गांव में प्रशासनिक स्तर पर स्थायी रूप से स्थानीय अधिकारी चौधरी या पटेल होता था, फिर सही हो जाता वो। नेक्स्ट है, बख्शी के संदर्भ में आप जो कथन है उनको देखिए, और फिर वो जो सही कौन सा है, ये एक प्रश्न हमने इस टाइप का देखा था, वही सेम कहानी यहाँ पर है। हाँ, तो पहला हो गया इसमें, जैसे पहला दे रखा है कि दीवान के बाद महत्वपूर्ण पदाधिकारी बख्शी होता था, ये ठीक है। प्रधानतः सेना विभाग का होता था अध्यक्ष, और मीर बख्शी शब्द भी आता। जयपुर में बख्शी को बख्शी देश या बख्शी परगना और बख्शी जागीर सहायता करते थे। उनके अंडर जो काम करने वाले अधिकारी हैं उनके नाम हो गए। और नेक्स्ट दे रखा है, जोधपुर में इसे मौज बख्शी कहा जाए, जो मौज बख्शी नहीं, फौज बख्शी। ये एक शब्द है जो यहाँ पर अलग डाल के और प्रश्न बना दिया गया है। यहाँ होना चाहिए था फौज बख्शी। तो फिर ये तीसरा कथन है वो तो गलत हो गया। फिर मारवाड़ में महाराजा भगत सिंह के समय सर्वप्रथम प्याद बख्शी नाम का एक नवीन पद है वो सृजित किया था। तो आप याद रखेंगे इसको, ये सत्य कथन है, भगत सिंह के काल और मारवाड़ में। तो अब यहाँ पर तीसरा नहीं है वो ऑप्शन देखना है, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन है, उसमें तीसरा नहीं दे रखा है। तो हमने अभी देखे हैं टोटल 14 क्वेश्चन नंबर तक आ चुके हैं अपन। और 15th जो क्वेश्चन है देखिए उसको। जोधपुर राज्य में विधवा के पुनर्विवाह पर प्रति विवाह 1 रुपए के हिसाब से टैक्स लगता था, उसको कागली या नाता कहा जाता था। इसी प्रकार का कर है वो जयपुर में क्या कहलाता था? ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। तो जयपुर में इसको क्या कहा जाता था? छेली राशि कहा जाता था, है ना। छेली शब्द आपने सुना होगा, लोकल लैंग्वेज में है जो ये छेला या छेली शब्द है जो यूज होता है। तो उसी के आधार पर जयपुर में टैक्स लिया जाता था 1 रुपया, और छेली राशि उसको कहा जाता था। नेक्स्ट है, असंगत कथन का पहचान करना है आपको। पटेल कानून गो, तहसीलदार, पटवारी आदि जो किसान से अवैध रकम वसूलते थे, अवैध है ना, आज भी होता है, दस्तूर कहते थे, बिल्कुल ठीक है ये। राम राम लाग या मुजरा लाग, जिसे प्रति व्यक्ति 1 रुपया लिया जाता था। और यहाँ जो राम राम लाग की बात की जा रही है वो भी क्या है? सही है बिल्कुल, मुजरा लाग इसी को कहते थे। किसान के घर कन्या की शादी होने पर जागीरदार द्वारा आर्थिक सहायता बंदोले, नहीं 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 नहीं, इसमें उल्टा दे दिया। देखो, शादी किसान के घर पे नहीं होती थी, किसके घर पे होती थी? जागीरदार के घर पे। जागीरदार के घर पे उसकी लड़की की शादी होती थी, तब एक टैक्स लगता था, उसको कहते थे बंदोलेरी राग लाग। मतलब कि आप एक तरीके से बंदोरा दे रहे हैं, और उसको एक मतलब पैसे के रूप में दे रहे हैं। तो वो जागीरदार के घर पे होती थी शादी, न कि किसान के घर पे।
किसान को तो टैक्स देना होता था। श्रमजीवी जातियों से जो टैक्स लिया जाता था उसको खरड़ा लाभ कहा जाता है। मोची, धोबी, छिपा, कुम्हार आदि जो भी श्रमजीवी जातियां हैं, उस उनसे जो पैसे लिए जाते थे उसको खरड़ा लाभ के नाम से जानते थे। ये सही है। तो यहाँ हमें असंगत कथन चाहिए था, वो तीसरा है। यहाँ जो लाइन अगर सही करना चाहे, सही से लिखना चाहे हम, तो क्या हो जाएगी? जागीरदार के घर कन्या की शादी होने पर किसान द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता है वो बंदोलेरी लाभ कहलाती है। इस राज्य में लूट खसोट से राज्य को बचाने के लिए नए सैनिक दायित्वों की पूर्ति हेतु रखवाली भाच लागू की गई थी। ये वैसे होना बीकानेर है, बीकानेर से रिलेटेड है। और इसमें नाम हो गया रखवाली का मतलब हो गया एक तरीके से जो लूट खसोट करने वाले हैं उनसे रखवाली करना। तो इसमें तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर जोड़ा आपको देखना है, सुमेलित नहीं है उसका पता लगाना है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, ये तो आराम से हम देख सकते हैं। जैसे ग्राम है तो ग्राम में अधिकारी ग्रामिक सही है, और मंडल में मंडलिक नहीं होता है, मंडलपति होता है, मंडलपति। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। मंडल का मंडलिक नहीं होता है, बाकी दुर्ग का दुर्गाधिपति होता है, और परगने में कौन होता है? अधिकारी हाकिम होता है। नेक्स्ट है, परगने में कोई बड़ा अपराध या संगीन डकैती होने पर फौजदार, कभी कभी ठाकुर स्वयं सवारों के साथ डाकुओं के खिलाफ अभियान करते थे, तो उसको मारवाड़ में कहते थे बाहर चढ़ना, बाहर जाना, बाहर लड़ाई करना, ऐसे तो बाहर चढ़ना। नेक्स्ट है, हवाला, जागीर, भूम या शासन किसके प्रकार है? तो नाम से ही पता चल रहा है ना, जागीर भूमि है, हवाला भूमि है, या भूम। भूम तो पर्याय भी है इसका, शासन भूमि है, शासन के नियंत्रण में। तो भूमि इसका सही उत्तर हो जाएगा 20वें का। बीकानेर राज्य में सीमा शुल्क, आयात निर्यात, चुंगी टैक्स आदि हैं जो सामूहिक रूप से किस नाम से जाने जाते थे? ये प्रश्न पूछा गया है। तो सीमा शुल्क है, जैसे ये सारे, इनके लिए एक इंक्लूड शब्द आता था, जकात। तो आपको ध्यान रखना, आयात निर्यात हो, चाहे चुंगी हो, चाहे जो बॉर्डर टैक्स हैं, वो सब है जो जकात कहलाते थे। मारवाड़ में अजीत सिंह द्वारा कौन सा एक नया टैक्स लिया जाना शुरू कर दिया गया था? तो ये शब्द नोट्स में तो कहीं नहीं आया था, हमने पढ़ा था, लेकिन ताकि रात आपको याद रखना है। बटाई प्रथा में राजस्व निर्धारण 3 प्रकार से होता था। वो बटाई है, बटाई का मतलब होता है डिवाइड करना, वर्गीकृत करना, बांटना, अलग अलग करना, ये शब्द है इसमें। तो बटाई में देखो, खेत बटाई है, लंक बटाई है, और एक शब्द और आता है रास बटाई। वो बटाई के प्रकार हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे से, जैसे घर बटाई, यहाँ शब्द अलग आ गया है। बीघा बटाई नहीं हो पाता है, नहीं होगा, मतलब ये शब्द वापस से रिपीट है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको ध्यान। हाँ, 24वां प्रश्न है, भू राजस्व में राज्य का भाग निश्चित करने वाला अधिकारी किस नाम से जाना जाता था? एक तरीके से जैसे भू राजस्व लिया जा रहा है, अब भू राजस्व में कोई भी किसान है उससे जमींदार लेता है, जमींदार से कौन लेता है? जो राजा लेता है। तो वहाँ जमींदार और राजा के मध्य डिवाइडेशन का जो अधिकार काम करने वाला अधिकारी है उसको सहना कहते थे, सहना। अपने यहाँ हाना बोलते हैं या साना, इस टाइप का नाम है जो यूज होता है। नेक्स्ट है, राजा द्वारा ब्राह्मणों, चारणों, भाटों, सन्यासियों को दान में दी गई भूमि है वो क्या कहलाएगी? तो एक तरीके से उनको माफ कर दी है वो जमीन, तो माफी जमीन कहलाएगी। और आगे है, अधिकारियों के खाने पीने के खर्चे के लिए जो टैक्स लिया जाता था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो शिराना कहा जाता था, एकदम अलग ही नाम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वो जो अवैध वसूली करते थे वो अभी हम देख के आए हैं, दस्तूर को कहते थे। नेक्स्ट है, किसके द्वारा परगने की रिपोर्ट राज्य के दीवान के पास भेजी जाती थी? जो खुफिया एजेंसी होती थी इनकी, एक तरीके से खुफिया नवीस, जिसको नवीस हम जिसको कह सकते हैं, तो वो क्या काम करता था? जो भी किसान के जो परगने की रिपोर्ट होती थी वो है जो दीवान के पास भेजता था, खुफिया नवीस। नवीस का मतलब अधिकारी से ही लगा लेना आप, या व्यक्ति काम करने वाला। सुमेलित करना है, ठकुराइन द्वारा नया चूड़ा पहनने पर, क्या बात है, टैक्सों के नाम कितने जबरदस्त हैं। पहनने पर किसानों से वसूला जाने वाला टैक्स क्या कहलाता था? तो नाम से ही पता चल रहा है ना भाई, चूड़ा है तो चूड़ा ला गया, नहीं, इसमें बी आ जाएगा, मतलब एक में बी आ जाएगा, या एक में दो आ जाएगा, या ए में दो आ जाएगा, ऐसे समझना। खेती पर किसानों के प्रति हल, तो हल नाम आ गया है, हल कौन सा है? चौथा ऑप्शन ये हो जाएगा।
फिर जागीर द्वारा मेहमानों पर, तो मेहमानों को अपने यहाँ भी पावना कहा जाता है, तो तीसरे में आ जाएगा ए। और भूमि के विक्रय पर वसूली जाने वाली है उसको क्या कहेंगे, जाजम लाग। तो यहाँ ये सही उत्तर हो जाएगा। तो अब सही कूट में हमें देखना है, एक में दो होना चाहिए, ए में दो है जो दो में आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक सही है। अब देखो लास्ट वाले में भी तीन है, अब बस बी में चेक करना है, बी में चेक करना है, दूसरे में चार आना चाहिए, दूसरे में जिसमें चार आ रहा है वो सही उत्तर है, तो चौथा जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। गंगा सिंह ने ऊँटों की सेना तैयार करके क्या नाम दिया था, गंगा रिसाला। ये प्रश्न जरूर आपको आ गया होगा, अब तक के प्रश्नों में मुझे लगता है यही जाके है जो उद्घाटन हुआ होगा सही। हाँ, नेक्स्ट है 30वां प्रश्न। खास रूख का एक प्रकार का बुलावा पत्र होता था, किस श्रेणी के सामंतों को दरबार में उपस्थित होने के लिए लेटर मिलता था। तो जो फर्स्ट क्लास जो होते थे उनको खास रूखा, खास मतलब समझ जाएंगे प्रथम श्रेणी के। और नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, सामंतों से वार्षिक उपज का अनुमान, जिसे हम रेक कहते थे, हम रेक कहते मतलब तत्कालीन रेक शब्द यूज होता था, कर लिया जाता था, उसे मारवाड़ में किस नाम से जाना जाता था। पट्टा रेख और भरतू रेख। भरतू रेख का मतलब हो गया एक तरीके से जो जमींदार है अंतिम रूप से राजा को क्या पैसा दे रहा है वो, तो ये दोनों ही है जो वहां पर शामिल थी, पट्टा रेख भी और भरतू रेख भी। तो ये 23वें प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं 32वां प्रश्न। मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी किसको माना जाता था। तो मध्यकालीन राजस्थान में शासक के बाद सबसे इम्पोर्टेंट, अमात्य, मुख्यमंत्री, प्रधान। बिल्कुल, तो आज प्रधान है जो आंसर भी है, तो ये आपको याद रखना है। राज्य में शासक के बाद सबसे इम्पोर्टेंट अधिकारी हैं वो कौन होता था, प्रधान होता था। नेक्स्ट है गन्ना, कपास, अफीम, नील आदि नकदी फसलों पर प्रति बीघा की दर से राजस्व का निर्धारण कर दिया जाता था और फिर वसूली की जाती थी या जब्त कर लिया जाता था, तो जब्ती, ये आपको याद रखना, तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। अफीम, नील, गन्ना, कपास मतलब की जो नकदी फसलें हैं उनमें जब्ती। राजा व जागीरदारों द्वारा काश्तकारों को पट्टे दे दिए जाते थे, इसका विवरण एक राजकीय रजिस्टर में रखा जाता था, मतलब रजिस्टर में एंट्री की जाती थी। अब एंट्री का फारसी शब्द होता है दाखिल, दाखिला। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, इसमें दाखला या दाखिला, इस तरह से आप समझ सकते हैं। जोधपुर में नगर की सुरक्षा और शांति का दायित्व शिकार सिकदार का होता था, कालांतर में शिकदार का जो पद है वो क्या बन गया था, कोतवाल कहा जाने लग गया था उसको। तो यहाँ पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बीकानेर में महाराजा सुजान सिंह के काल में सिकदार कौन था जो बहुत प्रभावशाली सिकदार हुआ करता था। आनंद राम बहुत फेमस सिकदार हुआ है, खवास आनंद राम। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। फौजदार के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है, नहीं है पूछा है, ये आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। तो राज्य में दूसरा सर्वोच्च अधिकारी होता था फौजदार। कौन होता था, फौजदार, जो पुलिस और सेना का चीफ होता था। बिल्कुल, एक तरीके से फौज या सेना है जो उसके पास होती थी। प्रत्येक मौजे में एक फौजदार, मौजे में नहीं होती थी, फौजदार जो है वो परगने में होता था। तो यहाँ तो शब्द मौजे का मतलब हो गया गांव, समझ लेना आप, मौजे का मतलब सॉक्स वाला मौजा नहीं, है ना। फौजदार की नियुक्ति होती थी परगने में, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि असत्य कथन कौन सा है, दूसरा कथन है जो असत्य है। और इसके नीचे जो थानेदार होते थे जो चोर डाकुओं पर निगरानी रखते थे, इनका कार्य अमल गुजार, अमीन, अमल, राजस्व वसूली में सहायता देना, ये ठीक है। राजपूताना में सेना मुख्यतः दो भागों में बटी होती थी, एक राजा की सेना अहदी कहलाती थी, अहदी, ये एक बार पहले भी आया था शब्द, ये ध्यान रखना, राजा की सेना अहदी कहलाती थी। और जो सेना जो मतलब जमींदारों की होती थी या सामंत होते थे उसको जमीयत कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है भरतुरेख। तो भरतुरेख की परिभाषा चाहिए है यहाँ पर। राज द्वारा निर्धारित राशि की सामंत राज के कोष में जमा करवाना होता था, ये एक्चुअल राशि होती थी भरतुरेख, वास्तविक राशि जिसे सामंत राज के कोष में जमा करता था। अब दूसरे और पहले में देखो, एक तो है निर्धारित शब्द और एक है वास्तविक। तो आपको भरतुरेख में जो याद रखना है वो याद रखना है वास्तविक। जो वास्तविक राशि सामंत के द्वारा राजकीय कोष में राजा के पास जाके जमा करवाई जाती थी उसको क्या कहते थे, भरतुरेख कहते थे, ऐसे समझना है। 39 हो गए, एक प्रश्न हो रहा है।
जयपुर राज्य में प्रधानमंत्री के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता था? मुशाइब कहते थे जयपुर में, तो ये ध्यान रखना है। और या दीवान या फौजदार शब्द है वो कोटा में यूज होता था, यहाँ मुशाइब शब्द है, जयपुर में मुशाइब है। और अगर इसको हम पूरा कर दें, फौजदार कर दें, या फौजदार की जगह ये दोनों ही शब्द, दीवान या फौजदार शब्द कहाँ यूज होता था, तो कहाँ यूज होता था? कोटा में यूज होता था। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। कोतवाल अभी हमने बात कर ही ली थी, ओवरऑल रक्षा का काम करता था। मुशाइब का मतलब जयपुर में प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार से आज थोड़ा 40 ही प्रश्न है, लेकिन समय ज्यादा लग गया। लेकिन एज ए टॉपिक ये आपको देखना था, मुझे भी है जो उसी हिसाब से हर प्रश्न में बात करनी थी। तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया रहेगा एक तरीके से, जब बात कर लेनी चाहिए कोई टॉपिक ऐसा जो छूट रहा है, क्योंकि एसटीसी में हो सकता है यहाँ से प्रश्न नहीं आए, लेकिन आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि आगे आप रीट में या अन्य जो एग्जाम है उनमें अच्छा कर पाए। ओके, धन्यवाद।